गुड इवनिंग सभी काफी सारे स्टूडेंट्स ने गुड इवनिंग लिखा है। सभी को गुड इवनिंग और सभी को राधे राधे। देखिए, आज का जो मुद्दा है एग्जाम प्रिपरेशन है। एग्जाम प्रिपरेशन अभी चल रहा है, तो एग्जाम प्रिपरेशन जो अभी चल रही है आप लोग की, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कुछ चीजों को, और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी बताएंगे आपको। सबसे पहली बात है जो मैं आपको नोटिस में डालना चाहूंगा कि आईसीएआई क्या करता है। आईसीएआई एग्जाम में यदि ऑप्शंस देता है आपको, जैसे फॉर एग्जांपल 6 क्वेश्चन है और 6 में से एनी 5 करने, 6 में से 5 करना है, आपको ऑप्शन मिल रहा है। तो वैसी सिचुएशन में यदि हमारे पास टाइम बचता है, मान लीजिए 6 में से 5 क्वेश्चन करने थे और हमने 5 कर लिए और हमारे पास टाइम बच गया, तो टाइम बच गया तो ऐसी सिचुएशन में आपको छठा क्वेश्चन भी करना है, 6th क्वेश्चन भी करना है। तो आप बोलेंगे सर उसका क्या फायदा है? उसका फायदा यह है कि आईसीएआई क्या करता है, बेस्ट 5 जो क्वेश्चन होते हैं उनके मार्क्स उनके मार्क्स कंसीडर करेगा आईसीएआई। तो आपके पास यदि टाइम बचता है तो जो क्वेश्चन एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो आपको आईसीएआई ने ऑप्शन में दिया था, वो क्वेश्चन को भी आप करके आए, क्योंकि हो सकता है जो लास्ट में आप छोड़ के आ रहे थे वो क्वेश्चन आपका सही चला जाए और जो पहले 5 क्वेश्चन आपने किए उनमें से एक क्वेश्चन गलत हो गया हो। ठीक है, तो इसलिए क्या करना चाहिए, यदि टाइम बचता है तो आपको जो ऑप्शनल क्वेश्चन है, ऑप्शनल क्वेश्चन का मतलब बता देता हूं। जैसे आईसीएआई ने बोला 6 क्वेश्चन हमने दिए हैं, 6 में से 5 करिए, तो इसका मतलब 6 में से 5 करिए तो एक क्वेश्चन आपके पास ऑप्शन में है। तो आप यदि 6 के 6 क्वेश्चन कर देंगे, यदि आपके पास टाइम बचता है तो करिए। कई बार पेपर इजी आ जाता है और आपके पास टाइम भी बच जाता है। टाइम ही नहीं बच रहा जब तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन आपके पास टाइम बच रहा है तो आप उस 6 क्वेश्चन को जरूर से करिए, उस ऑप्शनल क्वेश्चन को जरूर से करिए, क्योंकि आप यदि वो ऑप्शनल क्वेश्चन करेंगे तो हो सकता है उसमें आपके नंबर ज्यादा आ रहे हो, जो शुरू में हो सकता है आपके छठे क्वेश्चन में नंबर आ रहे हो। तो आईसीएआई यदि आपके 6 क्वेश्चन चेक करेगा तो जो बेस्ट 5 होगा उसको कंसीडर करेगा। आईसीएआई फर्स्ट 5 नहीं लेता है। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आप लोग के लिए कि आईसीएआई कभी भी फर्स्ट 5 नहीं लेता है, आईसीएआई हमेशा बेस्ट 5 लेता है। ठीक है, तो इसलिए छठा क्वेश्चन ऑप्शनल आपको करना चाहिए। तो ये पहली इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको दी गई है। ठीक है, तो जो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि यदि टाइम बचता है तो ऑप्शनल क्वेश्चन करना है। ठीक है, 6 में से 5 है तो 6 के 6 कर दो यदि आपको टाइम बच रहा है, और 4 में से 3 करने तो 4 के 4 कर दो यदि आपको टाइम बच रहा है। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। पहली चीज हमने फर्स्ट पॉइंट आपका कवर किया। दूसरा पॉइंट आ जाता है, दूसरा पॉइंट ये है कि भाई अब एग्जाम में बच रहे हैं 20 दिन, 20 डेज बच रहे हैं एग्जाम में। तो कई स्टूडेंट्स हैं जिनकी प्रिपरेशन अच्छी हो चुकी है, तो उन स्टूडेंट्स के लिए ये एडवाइस है कि वो अब 2 रिवीजन करें। एक रिवीजन तो जो अभी 3 डेज का मॉक टेस्ट सीरीज चल रहा है वो करें, और बाद में दूसरा रिवीजन 2 डेज का और करें। जिनकी प्रिपरेशन अच्छी है, जिनके मॉक पेपर में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, जिनको पता है कि वो क्लियर होने वाले हैं, जिनकी प्रिपरेशन अच्छी है, उनको 2 रिवीजन करने हैं। लेकिन जिनकी प्रिपरेशन लूज है, जिनके मॉक पेपर में मार्क्स नहीं आ रहे हैं, उन स्टूडेंट्स को 2 रिवीजन नहीं करने हैं, उनको एक रिवीजन, स्ट्रॉन्ग रिवीजन एक ही करना है। 5 डेज का रिवीजन, एक सिंगल रिवीजन उनको करना है, क्योंकि वो जिनकी प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग है वही 3 दिन में और 2 दिन में रिवाइज कर लेंगे, और जिनकी प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग नहीं है उनको सब्जेक्ट को टाइम देना पड़ेगा। तो 4-5 दिन पूरा लग के उस सब्जेक्ट के पीछे पढ़ के उसको तैयार करें आप। मतलब 2 रिवीजन नहीं प्लान करें आप, एक ही रिवीजन प्लान करें यदि आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है,
क्योंकि 2 रिवीजन का मतलब आपको 3 दिन में करना है, फिर 2 दिन में करना है। अब किसी बच्चे की प्रिपरेशन अच्छी नहीं है तो उसे 3 दिन में रिवीजन होने में नहीं आएगा, तो वो फिर उसका कॉन्फिडेंस और लूज होगा। तो उससे ज्यादा बेटर है कि जिसकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है उसको 5 डेज का एक रिवीजन प्लान करे, बजाय की 2 रिवीजन, 3 डेज 2 डेज का रिवीजन प्लान नहीं करे, वो 5 डेज का सिंगल रिवीजन प्लान करे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, स्पेशली जिन बच्चों की प्रिपरेशन अच्छी नहीं है वो बच्चों के लिए आप ध्यान दें। 5 डेज का सिंगल रिवीजन कर लें, वो बेटर रहेगा बजाय कि 2 रिवीजन करने के। चलिए, ये चीज भी बिल्कुल ध्यान रखने वाली है। अच्छा, फिर बात आती है कि जब वो 5 डेज का एक रिवीजन करेगा तो मॉक कैसे देगा? भाई 5 डेज का जब बच्चा एक रिवीजन करेगा तो मॉक पेपर उसको घर पे ही करने हैं, मतलब खुद से ही करने हैं और खुद से ही चेक करने हैं। ठीक है, तो खुद का इवेल्युएशन खुद करो आप। ठीक है, जो बच्चा 5 डेज में एक रिवीजन करेगा वो खुद का इवेल्युएशन खुद करे, 5 डेज तैयारी करे, और जो यहाँ मॉक पेपर हो रहे हैं उनका मॉक पेपर लेके उसको घर पे सॉल्व करके और उसके आंसर के लेके खुद चेक कर ले कि कितने नंबर आ रहे हैं, तो उसको पता चल जाएगा। ऑब्जेक्टिव में तो वैसे ही क्लियर हो जाएगा, ए बी सी डी पता है उसने क्या मार्क किया, तो तुरंत कॉपी चेक हो जाती है। सब्जेक्टिव में भी वो अपने मार्क्स जो है टेंटेटिव मार्क्स वो सही देगा, खुद का इवेल्युएशन वो गलत नहीं करेगा। ठीक है, तो प्रॉपर इवेल्युएशन खुद का कर ले वो, और करके और अपने आप को चेक कर ले कि उसका क्या पोजीशन बन रहा है, वो ज्यादा बेटर है बजाय कि 2 रिवीजन करने के। ठीक है, अब आते हैं हम तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट ये है कि देखिए, जिनके मार्क्स अभी मॉक टेस्ट में बढ़िया आ रहे हैं, लगभग 70 प्लस मार्क्स जा रहे हैं जिनके, तो उन बच्चों को क्या करना है, वो बच्चे ए और बी कैटेगरी स्ट्रॉन्ग कर चुके हैं तब वो सी पे जा सकते हैं। लेकिन जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स 70 से कम आ रहे हैं, या यूं मान लीजिए 60 से भी कम आ रहे हैं, उन बच्चों को तो सी कैटेगरी का सोचना भी नहीं है। वो स्टूडेंट्स ध्यान दें, उनको सी कैटेगरी के लिए बिल्कुल भी नहीं सोचना है, केवल ए और बी कैटेगरी पे फोकस करें। और बी कैटेगरी में भी उनको लगता है कि सारे चैप्टर नहीं हो रहे हैं तो वो उसमें भी कुछ चैप्टर एक दो छोड़ सकते हैं, लेकिन सी कैटेगरी पे बिल्कुल एडवाइजेबल नहीं है। किसी बच्चे के मान लो 50 नंबर ही आ रहे हैं, तो 50 नंबर आ रहे हैं, 45 नंबर आ रहे हैं, किसी के मान लो 35 ही नंबर आ रहे हैं, और वो 35 नंबर आ रहे हैं तो सी कैटेगरी में कैसे जाएगा? अरे ए और बी को तो स्ट्रॉन्ग करो, ए और बी स्ट्रॉन्ग नहीं है तभी तो आपके 35 नंबर आ रहे हैं। तो जिस बच्चे के 35 नंबर, 40 नंबर, 45 नंबर आ रहे हैं उसको तो सी कैटेगरी बिल्कुल एडवाइजेबल नहीं है। ठीक है, हाँ, किसी के 60 नंबर से ऊपर आ रहे हैं, 70 नंबर से ऊपर, मतलब 60 का एक बेंचमार्क ले सकते हैं कि 60 से ऊपर आ रहे हैं, तो फिर आपका ए और बी स्ट्रॉन्ग हो गया तो सी पे जाओ, अदरवाइज तो भी मत जाओ, आप ए और बी को ही करो। लेकिन आपका एक 70 का बेंचमार्क ऐसा है कि 70 से ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं आपके, तो फिर आप सी कैटेगरी पे कर रहे हैं पहले से तो बहुत अच्छा, नहीं कर रहे तो आप जा सकते हैं, आप सी कैटेगरी को फॉलो करें। लेकिन आप एक स्पेशल चीज ध्यान रखेंगे कि सी कैटेगरी पे वो बच्चे नहीं जाएं जिनके मार्क्स कम आ रहे हैं, और जो बिल्कुल पास भी नहीं हो रहे उनको तो जाना ही नहीं है। यदि वो गए तो उनको बिल्कुल ज्यादा नुकसान हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को भी आप स्पेशली ध्यान देंगे, और कैटेगरी सीक्वेंस में बनी हुई है उसी सीक्वेंस में तैयारी करेंगे तो आपके मार्क्स अपने आप बढ़ जाएंगे। आपको उसी सीक्वेंस में पढ़ना है, ए बी सी कैटेगरी में जिस सीक्वेंस में चैप्टर्स दिए हुए हैं उसी, उसमें भी एक सीक्वेंस है, उसी पर्टिकुलर सीक्वेंस में पढ़ना है। ठीक है, तो आपके मार्क्स ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे, आप करके देख लेना। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, मैथमेटिक्स की बात आती है। देखिए, मैथमेटिक्स में क्या हो रहा है, स्टूडेंट्स एक बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। क्या गलती करते हैं मैथमेटिक्स में? मैथमेटिक्स में स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 कंटिन्यूअसली सॉल्व करते हुए जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन सॉल्व किया, फिर दूसरा किया, फिर तीसरा किया, फिर चौथा किया, फिर पांचवा किया, इस तरीके से सॉल्यूशन कर रहे हैं। बिल्कुल गलत है, इस तरीके से सॉल्यूशन नहीं करना है। आपको मैथमेटिक्स में सॉल्यूशन कैसे करना है, पहले आप क्या करेंगे, जब पढ़ना शुरू करेंगे तो फर्स्ट राउंड में ऐसे क्वेश्चन जो 15 सेकंड में सोल्व हो रहे हैं, मतलब देखते ही आपको आंसर आता है या कैलकुलेटर पे ही आपका आंसर निकल रहा है, जो बहुत ही फास्ट सॉल्व हो रहे हैं। एक मिनट, आप एक मिनट रुकिए, वॉइस आ रही है तो मैं विंडो बंद कर दे रहा हूं।
हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे कि मैथ्स में स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 कंटिन्यूसली सॉल्व कर रहे हैं। मैथ्स में इस तरीके से करने से, पेपर में यदि आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो आपको उसका नुकसान होगा। कैसे नुकसान होगा कि आप मान लीजिए तीसरे क्वेश्चन में उलझ गए और वो आपसे होने में नहीं आ रहा, तो उसने टाइम खराब कर दिया आपका, और आपका जो माइंड सेट चल रहा था वो भी गड़बड़ा जाएगा, और आपकी ठीक है टाइम भी कम पड़ेगा, सिस्टम बिगड़ जाएगा पूरा। तो सिस्टम नहीं बिगड़ने देना है, आपको क्या करना, 15 सेकंड ज्यादा 20 सेकंड में जो क्वेश्चन हो रहे हैं, देखते ही आपको आ रहे हैं, या कैलकुलेटर पे आप कर सकते हैं, पहले उन क्वेश्चन को करते जाओ, पहला उठाओ, दूसरा उठाओ, जो क्वेश्चन आपको लग रहा है कि नहीं तो मेरे को देखते ही आ रहा है, या बस कैलकुलेटर में 15 सेकंड में कर दूंगा, फटाक से कर दूंगा, उन क्वेश्चंस को पहले करो। 1 से लेके 100 तक का फर्स्ट राउंड आप चलाएंगे, और फर्स्ट राउंड में आप उन क्वेश्चन को कर देंगे तो आपको पता चलेगा आपके 40-50 क्वेश्चन आराम से हो गए, 40 से 50 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। तो आप सोचिए, और वो भी शुरू के आधा घंटे में हो जाएंगे। तो शुरू के आधा घंटे में यदि आपके 50 क्वेश्चन हो गए और सही हो गए, तो आप तो वहीं जीत गए, आप समझ लीजिए। पास होने का तो डर वैसे ही खत्म हो गया, और 50 मार्क्स आप स्कोर कर चुके हैं। अभी तो आधा घंटा ही हुआ है, 1.5 घंटा आपके पास पड़ा है, और आपको केवल 50 ही क्वेश्चन सोल्व करने हैं। तो फिर आप बहुत रिलैक्स हो जाएंगे, बहुत कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, आपको इस चीज का बहुत फायदा मिलेगा। तो ये गलती नहीं करें कि 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे नहीं सोल्व करें। मैथ्स का पेपर कंटिन्यूसली सोल्व नहीं करें। क्वेश्चन देखें जो 15 से 20 सेकंड में हो रहा है, वो क्वेश्चन सोल्व करते जाएं, और 1 से लेकर 100 तक चले जाएं पहले। जब आपके 100 तक हो गए, फिर आप दोबारा से आए। फिर दोबारा से आने पे क्या करना है आपको, वो भी समझ लें। दोबारा से आए आप, दोबारा से आने पे जो क्वेश्चन आपको आ रहा है उसको करते जाएं, चलते जाएं। जो नहीं आ रहा है ना, उससे नहीं उलझना है, उससे फिर हम लास्ट में देखेंगे, हमारे पास टाइम बचेगा लास्ट में, तब देखेंगे उसको। तो जो क्वेश्चन आपको आ रहा है उसको आप करते जाएं, ठीक है। सेकंड राउंड में ये करना है आपको। और जो नहीं आ रहा ना, उसको नहीं छेड़ना। या आपको टफ लग रहा है या बहुत लंबा लग रहा है कि नहीं ये तो बहुत लंबा सॉल्यूशन है, तो उसको मत छेड़ो। जो आ रहा है आपको क्वेश्चन और आपको पता है आप हैंडल कर लेंगे, उन क्वेश्चंस को लेते जाएं। मान लीजिए चौथा क्वेश्चन ऐसा है जो आपको नहीं आता है, या टेढ़ा मेढ़ा या लंबा सॉल्यूशन, तो आप चौथे क्वेश्चन में अटक के अपना पूरा मोमेंटम या अपना पूरा रिदम या अपना पूरा सिस्टम नहीं खराब करें, छोड़ दें एक बार, लास्ट में देखेंगे, ठीक है। तो सेकंड राउंड में क्या करेंगे आप, जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं और आपसे कंट्रोल हो जाएंगे इजीली, उन क्वेश्चंस को पकड़ेंगे। और लास्ट राउंड में आप वो क्वेश्चन देखेंगे जो बिल्कुल आप बहुत लंबे सॉल्यूशंस थे, या आपसे होने में आपको लग रहा था कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, वो क्वेश्चंस को लास्ट में देखेंगे, जब तक हम 80-85 क्वेश्चन कर चुके होंगे। तो 80-85 हो गए, उसके बाद में लास्ट में 10-12 क्वेश्चन या 5-7 क्वेश्चन ऐसे आते हैं, उनको बाद में समझना है, ठीक है। वो क्वेश्चंस आपका मोमेंटम खराब कर देंगे, पूरा रिदम खराब कर देंगे, पूरा मूड खराब कर देंगे, पूरा सिस्टम खराब कर देंगे। उन क्वेश्चन से नहीं उलझना है, ठीक है। तो ये हो गया आपको पेपर जब आप अटेम्प्ट करेंगे मैथमेटिक्स का, तो क्या ध्यान रखेंगे, ये मैंने बताया है। मैं 30 सेकंड में वापस से रिपीट कर दे रहा हूं। पहली बात मैंने ये बताई कि फर्स्ट राउंड चलाएंगे, 15 से 20 सेकंड में होने वाले क्वेश्चन करेंगे। दूसरा राउंड चलाएंगे, जो क्वेश्चन आपसे कंट्रोल हो रहे हैं, आपको आ रहे हैं, उन क्वेश्चंस को करेंगे। और तीसरा राउंड जब आप कर रहे होंगे, तो आप जो नहीं आ रहे हैं, जो लंबे सॉल्यूशन वाले हैं, या जो जिनमें आपको उलझना है, हाँ ठीक है आप उलझो। अब आपके 85 90 95 क्वेश्चन हो चुके हैं, अब आप उलझ लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप उन क्वेश्चन से तब उलझो, आप बीच में मत उलझो, बीच में उलझोगे नुकसान हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है, जब आप पेपर सॉल्व करेंगे तो उसका आपको फायदा नहीं, बहुत बहुत फायदा मिलेगा, आप करके देखिएगा, ठीक है। और ये चीज अब इसलिए बताई जा रही है कि आप 2 मॉक दे चुके हैं, 2-3 मॉक दे चुके हैं, कई बच्चे 3 दे चुके, कई 2 दे चुके, तो आपको एक्सपीरियंस हो चुका है कि हाँ क्या क्या समस्याएं आती है। तो अब इसलिए ये चीजें आपको बताई जा रही ताकि आप उसको ओवरकम कर पाए और आप समझ पाए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। चलिए, इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है जिसमें कि हम बात कर रहे हैं कि आपको हमेशा हमेशा कोई भी पेपर आप सॉल्व करें किसी भी सब्जेक्ट का, तो आपको हमेशा इजी टू टफ अप्रोच रखनी है। इजी टू टफ अप्रोच क्या होती है, इजी टू टफ अप्रोच ये होती है कि जो पेपर आपने पढ़ा, पेपर पढ़ा तो सबसे आसान क्वेश्चन लग रहा है उस पेपर में, उसको सबसे पहले करो, ठीक है। जैसे अकाउंट्स का पेपर है, कोई भी सब्जेक्ट का पेपर ले लिया आपने, लॉ का ले लिया, जो आपको लग रहा है ना कि ये क्वेश्चन तो डैम इजी है और मेरे को पूरा आता है, बहुत बढ़िया आता है,
सबसे पहले उस क्वेश्चन को सॉल्व करो तो आपकी अपनी सीक्वेंसिंग आप बना ले, ठीक है। स्पेशली सब्जेक्टिव टाइप में तो 15 मिनट का टाइम मिलता है आपको शुरू में, 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम दिया जाता है, अलग से दिया जाता है। 1:45 पे पेपर मिलता है और 2 बजे आपको कॉपी मिलती है, तो आपके पास में टाइम होता है वहां पे। तो वैसे में आप क्या करेंगे, वहां पर 15 मिनट में रीडिंग करके आपको जो सबसे बढ़िया आता है उस पर फर्स्ट नंबर डाल लें। चाहे पेपर में वो कोई से भी नंबर पे दिया उससे कोई मतलब नहीं है, चाहे वो चौथा क्वेश्चन है, पांचवा छठा, उससे कोई मतलब नहीं। आपको जो सबसे इजी लग रहा है, सबसे बढ़िया से आता है, उसको आप फर्स्ट नंबर डाल लें, पहले आप उसको करेंगे। फिर उसके बाद जो उससे कम आता है उसको सेकंड नंबर डाल लें, फिर उससे कम आता है उसको थर्ड नंबर डाल लें। ऐसे आपकी खुद की सीक्वेंस दे दें आप, और इजी टू टफ अप्रोच से आपको सॉल्व करना है। और इजी टू टफ अप्रोच से करेंगे तो आप हाईएस्ट मार्क्स गेन करेंगे, जो आप कर सकते हैं। क्योंकि सबसे पहले ही यदि आप खराब क्वेश्चन से उलझ जाएंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो ये बिल्कुल ध्यान रखें, चाहे कोई भी सब्जेक्ट है, इजी टू टफ अप्रोच से सॉल्व करेंगे। और सब्जेक्टिव पेपर्स में जो 15 मिनट का रीडिंग टाइम मिलता है, उस 15 मिनट के रीडिंग टाइम में रीड करके सीक्वेंसिंग करके रेडी रहेंगे कि इस सीक्वेंस में मेरे को सॉल्व करना है, और कॉपी मिलते ही फिर आप स्टार्ट कर देंगे। ठीक। दूसरा एक चीज और ध्यान देंगे, आप क्या करेंगे, स्टार्टिंग से ही स्पीड हाई रखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं, स्टार्टिंग से ही स्पीड हाई रखेंगे, ठीक है ना। बच्चे क्या करते हैं, पहले तो क्या करते हैं, शुरू शुरू में तो ऐसे जमा जमा के मोतियों जैसे अक्षर लिख रहे हैं और जमा जमा के लिख रहे हैं और पेपर धीरे धीरे कर रहे हैं। फिर लास्ट में देखते हैं, ओ 2 घंटे हो गए, मेरा तो पेपर ही 50-55 नंबर का ही हुआ, अभी तो बहुत छूट गया, 45 नंबर छूट गए। भाई 1 घंटे में 33 मार्क्स करने होते हैं ना आपको, तो 2 घंटे में 66 मार्क्स का अटेम्प्ट होना चाहिए। अब आपको पता चल रहा है मेरे तो 50 नंबर का अटेम्प्ट हुआ 2 घंटे में, तो आप जमा जमा के लिखेंगे ना तो लास्ट में टाइम कम पड़ जाएगा, पेपर छूट जाएगा। देखो राइटिंग के कोई नंबर नहीं है, एक भी नंबर का आधा नंबर भी नहीं राइटिंग का, ध्यान से सुन लीजिए, आधा नंबर भी नहीं है राइटिंग का। जब जब राइटिंग का नंबर ही नहीं है तो आप क्यों जमा जमा के लिखने के चक्कर में पड़ रहे हैं। राइटिंग के कोई नंबर नहीं होते, इसलिए आपको जब राइटिंग के नंबर नहीं है तो राइटिंग के चक्कर में नहीं पड़ना है। पहले मिनट से ही आपकी स्पीड फुल होनी चाहिए, फुल स्पीड से लिखना शुरू कर दें। आपको जितनी तेज आप लिख सकते हैं ना, उतनी तेज आपको पेन चलाना है। ऐसा आप करेंगे तो कभी भी आपका पेपर नहीं छूटेगा, पूरा 100 नंबर का पेपर अटेंड हो जाएगा। और पूरा 100 नंबर का पेपर अटेंड होता है तो उसका फायदा मिलता है। भाई पूरा 100 नंबर का पेपर अटेंड होता है तो फायदा मिलेगा नहीं मिलेगा, डेफिनेटली उसका फायदा मिलेगा। क्योंकि जितना पूरा, कोई बच्चा 80 का ही करेगा तो फिर उसको 80 में से मिलेंगे, और 100 का करके आएगा तो 100 में से मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, ऑब्जेक्टिव में ध्यान रखना है, जो क्वेश्चन आता है ना उसको करना, जो नहीं आता ना मतलब गलत नहीं करके आना। गलत करने पे क्या होता है, नेगेटिव मार्किंग होती है। गलत करने पे क्या होता है, नेगेटिव मार्किंग होती है। इसलिए ऑब्जेक्टिव पेपर में आप स्पेशली ध्यान रखेंगे कि नेगेटिव मार्किंग से बचने के लिए जिस क्वेश्चन पे आप कॉन्फिडेंट नहीं है उसको नहीं करें। लेकिन फिर उसमें बता रहे हैं आपको 50-50 हो गया, 50-50 हो गया। 50-50 का मतलब समझ रहे हैं आप, कि आपको 4 ऑप्शन है, उसमें से 2 पता है कि 2 तो नहीं होंगे किसी भी हालत में, 2 तो सही नहीं हो सकते, 2 में से कोई सा एक है। तो आप वहां पे आप चांस ले सकते हैं, मतलब वहां पे आपको लगा के आना आंसर। उसका फायदा बताता हूं। 2 ऑप्शन तो आप रिजेक्ट कर चुके हैं, जब 2 ऑप्शन आप रिजेक्ट कर चुके हैं तो वैसे केस में 2 ऑप्शन रिजेक्ट कर चुके हैं तो बचे 2 ऑप्शन। अब क्या होगा, आपने मान लो 20 क्वेश्चन करे, ऐसे चांस लिया आपने 20 क्वेश्चन में, एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं, 20 क्वेश्चन में ऐसे चांस लिया जिसमें 50-50 था, कि 2 ऑप्शन तो गलत हो गए थे, 2 बचे थे, 2 में से कोई सा एक सही था। तो आपने 20 क्वेश्चन में से चांस लिया और 10 सही हो गए, 10 गलत हो गए। 50-50 में 10 सही हो गए, 10 गलत हो गए, तो फायदा होगा नुकसान होगा, फायदा होगा। कैसे कि 10 सही हो गए उनके तो 10 नंबर मिल गए, और 10 गलत हो गए उसका 2.5 नंबर कट गया, तो भी 7.5 नंबर का फायदा हो गया आपको। इसलिए जहां आप 50-50 हो जाए ना, जहां पे 50-50 हो जाता है वहां पर आप बिल्कुल चांस लें, मार्क कर दें, ठीक है। जहां पर 50-50 हो जाए वहां चांस ले लें आप। लेकिन चारों में से पता ही नहीं कौन सा है और फिर आप चांस ले रहे हैं, वो गलत है, उसमें नुकसान हो जाएगा, ठीक है। इवन मैं तो ये भी बोलता हूं कि यदि 3 भी आपको लग रहा है ना कि 3 में से मतलब एक तो पता है ये नहीं होगा
और बाकी 3 है तो 3 में से चांस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं है, वो जनरली फिर गलत ही जाता है। लेकिन 50-50 होने पे आपको चांस लेना चाहिए, ये बिल्कुल आप ध्यान रखें। 3 में चांस नहीं लें, लेकिन जब देखो चारों ही नहीं आते जब तो चांस लेने का डिस्कशन ही नहीं, ठीक है। लेकिन कई बार बच्चे सोचते हैं कि 3 में चांस लेते हैं, तो वो प्रोबेबिलिटी का रूल लगाएंगे, वो वहां नहीं काम करता, क्योंकि 3 जब आपके गलत हैं, 3 में से आपको छांटना है, तो उसमें चांसेस होते हैं कि आपका गलत ही जाता है। वो करके देख लेना, आप उठा लेना, आपको पता चल जाएगा मैं सही कह रहा था, ठीक है। तो जब 50-50 हो जाता है तो उस केस में आप चांस लें, उसके बिना आप चांस नहीं लें। आपको पूरा आ रहा है तो करें, और 50-50 हो गया, 2 आपको पता गलत है और 2 सही है, 2 में से 1 होगा, तब आप चांस लें। इसके अलावा आप चांस नहीं ले। गलत नहीं करके आएंगे, गलत करके आएंगे तो नेगेटिव मार्किंग के चक्कर में आपका नुकसान हो सकता है। इसलिए नेगेटिव मार्किंग से बचने के लिए ये चीज आपको फॉलो करनी है, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है एग्जाम से रिलेटेड। चलिए अब हम आगे और बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। देखिए, लॉ में आपको सेक्शंस और केस लॉ कोट करने की जरूरत नहीं है। लॉ में आपको सेक्शंस और केस लॉ बिल्कुल कोट करने की जरूरत नहीं है। आपका 1 नंबर क्या, आधा नंबर भी नहीं कटेगा। आईसीआई के एग्जामिनर्स हैं हम लोग, हमारी कई सारी फैकल्टी हमारे पास कॉपियां चेक होने के लिए आती है। ये पब्लिकली अनाउंस करने की चीज नहीं होती है, लेकिन बता दे रहा हूं आपको। तो कॉपी चेक होने के लिए आती है, उसमें गाइडेंस की शीट हमको साथ में देता है आईसीआई कि भाई ये आपका कैसे आपको कॉपी चेक करनी, क्या क्या चीज का ध्यान रखना है। उसके अंदर प्रिंट करके देता है आईसीआई कि आप बच्चे का नंबर नहीं काटोगे। यदि उसने सेक्शन नहीं लिखा ना तो आप नंबर नहीं काटेंगे उसका किसी भी हालत में। ये प्रिंट करके दिया जाता है एग्जामिनर को। अरे जब प्रिंट करके एग्जामिनर को दे दिया है तो एग्जामिनर कैसे नंबर काट सकता है। हाँ, जब प्रिंट करके नहीं दिया जाए तो अपनी मर्जी से कॉपी चेक कर रहा है तो बात अलग है। लेकिन आईसीआई प्रिंट करके दे रहा है कि यदि बच्चे ने केस लॉ नहीं लिखा है और सेक्शन नहीं लिखी है, लेकिन पूरा मटेरियल डिलीवर कर दिया है, यदि पूरा मटेरियल डिलीवर कर दिया है, केस लॉ और सेक्शन नहीं लिखी केवल, तो उस केस में आप उसका आधा नंबर भी नहीं काट सकते, आप उसके मार्क्स डिडक्ट नहीं करेंगे। ये बिल्कुल क्लियर इंस्ट्रक्शन एग्जामिनर्स को आईसीआई प्रिंटेड फॉर्म में देता है। हमारे पास भी कॉपी चेक होने के लिए आती है, उसमें प्रिंटेड होके आता है, मतलब प्रिंट होके आता है। तो इसका मतलब समझिए नहीं काट सकते, तो एग्जामिनर नंबर नहीं काटेगा, ठीक है। तो इसलिए आप बिल्कुल क्लियर रहें कि आप सेक्शन और केस लॉ नहीं भी लिखेंगे ना तो भी उस केस में आपका कोई नंबर नहीं कटने वाला। इसलिए आप उसको लेके बिल्कुल टेंशन ना हो। आपको लॉ पढ़ रहे हैं, आराम से पढ़े हो, सेक्शन और केस लॉ की चिंता बिल्कुल छोड़ दो आप, ठीक है। चलिए इसके बाद में अच्छा एक चीज और बता दो साथ में, गलत नहीं कोट कर देना। आपने सेक्शन यदि गलत कोट कर दी तो फिर आपके नंबर कट जाएंगे। आपने नहीं कोट करी और पूरा मटेरियल प्रॉपर लिख दिया तो आपके पूरे नंबर मिल जाएंगे। लेकिन आपने गलत सेक्शन लिख दी, अरे भाई गलत सेक्शन लिख दिया आपने कि सेक्शन 15 में ये लिखा है, जबकि आपको सेक्शन 12 डिलीवर कर रहे हैं आप, और आप लिख रहे हैं वहां पे सेक्शन 15 में ये लिखा हुआ है, तो फिर वो बहुत खराब हो जाएगा सिस्टम, फिर आपके नंबर कटेंगे। तो गलत तो किसी भी हालत में नहीं लिखना है। आप 100% कॉन्फिडेंट है ना कि ये मैं सेक्शन लिख रहा हूँ, पहली बात तो जरूरत ही नहीं लिखने की। फिर भी आपका मन करे कि नहीं आती है तो लिख देते हैं, हमको आती है, हमको आती तो लिखेंगे ना, चलो आती है आपको लिख दो, बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन नंबर तो उसके मिल नहीं रहे हैं आपको, और आप यदि गलत लिख के आ गए तो आपके नंबर कट जाएंगे, उसका नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि आप तो ये कह रहे हैं सेक्शन 15 में लिखा है, जबकि वो तो चीज हो रही है सेक्शन 12 की बात हो रही है, वहां तो आप सेक्शन 15 कोट कर रहे हैं, तो गलत हो जाएगा वो। इसलिए ऐसी सिचुएशन में जब आपको सेक्शन पे 100% कॉन्फिडेंट नहीं है, केस लॉ पे 100% कॉन्फिडेंट नहीं है, तो कभी भी लिख के नहीं आना, ठीक है। आप लिखें तो केवल तब लिखें जब आप 100% कॉन्फिडेंट, अदरवाइज नहीं लिखें। नहीं लिखने से कोई नंबर नहीं कटेंगे, लेकिन गलत लिखने से नंबर कटेंगे। नहीं लिखने से कोई नंबर नहीं कटेंगे, लेकिन गलत लिखने से तो कटेंगे ही कटेंगे, ठीक है। इसलिए भाई आप जो है कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बोल कंपनी का जनरल ऑफर का जो केस लो है, तो बात जनरल ऑफर की हो रही है और आप सलेमन वर्सेस सलेमन लिख के आगे, अरे ये क्या बात है, सलेमन वर्सेस सलेमन कैसे लिख दोगे आप? जब जनरल ऑफर की बात हो रही है तो वो वाली बात करो ना, तो वो गड़बड़ जाएगा सिस्टम कि सलेमन वर्सेस सलेमन में ये हुआ था। अरे वो तो आप पता नहीं कहाँ के कहाँ चले गए, सब कुछ सही सही चल रहा था, आपने गलत केस लो कोट कर दिया, बस नंबर कट जाएंगे आपको, ठीक है।
गलत नहीं कोट करना है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। चलिए इसके बाद में नेक्स्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज और बता दें आपको, इकोनॉमिक्स और बीसीके का जो पेपर होता है वो ऑब्जेक्टिव पेपर है, इसलिए आपको उसकी लाइन लाइन पढ़नी है आईसीआई के स्टडी मटेरियल की। कई स्टूडेंट क्या मिस्टेक कर देते हैं कि फैकल्टी ने अंडरलाइन कराई थी, फैकल्टी ने नोट्स दिए थे, फैकल्टी ने ये करा था, या इधर उधर से कोई चार्ट ले लिए कर लिए, और वो क्या करते हैं केवल उसको पढ़ के चले जाते हैं और सुन लेते हैं कि साहब इन्होंने कहा था कि ये सफिशिएंट है। अरे सफिशिएंट तो आईसीआई का स्टडी मटेरियल है, इसके अलावा सब कुछ इनसफिशिएंट है। फैकल्टी ने अंडरलाइन करा दी कि ये पढ़ लेना इससे काम हो जाएगा, अरे और उसमें काम नहीं हुआ, उसके नीचे वाली लाइन से क्वेश्चन आ गया, तो कौन आएगा फिर बचाने के लिए? कोई नहीं आएगा बचाने के लिए। इसलिए आपको क्या करना है, बिल्कुल ध्यान रखना है, एक एक लाइन पढ़ के जानी है, क्योंकि आपकी हर लाइन पढ़ी होगी तो 4 ऑप्शन तो आएंगे ही ना वहां, तो देखते ही समझ में आ जाएगा कौन सा ऑप्शन है। और आपने लाइन पढ़ी नहीं, बस फिर गड़बड़ हो जाएगी, फिर तो आपको 4 ऑप्शन में समझ में नहीं आएगा क्या पूछ रहे हैं। और मैंने तो इस बार पेपर जो है इको बीसी का पेपर इस बार मैं खुद ही सेट कर रहा हूँ, तो मैंने तो ये डिसाइड कर लिया कि कोई फैकल्टी ने अंडरलाइन कराई है या खुद के नोट्स लेके आए ना, उनसे बाहर से देने वाला हूँ पेपर में, ठीक है, कहीं से भी कुछ भी, क्योंकि फैकल्टीज को मैंने इंस्ट्रक्शन दे रखा है, और वैसे पहले भी बोला हुआ है कि आपको हर लाइन पढ़नी है, ठीक है, पहले भी मैंने गाइडेंस सेशन में बताया हुआ है आपको। फिर भी कोई बच्चा हर लाइन नहीं पढ़ा है, तो इस बार जब पेपर करेगा तो उसको पता चल जाएगा हर लाइन नहीं पढ़ने से बहुत नुकसान हो सकता है, वो 50 नंबर ज्यादा क्रॉस नहीं कर पाएगा वो बच्चा। इसलिए हर लाइन पढ़ना है। इंपॉर्टेंट क्या होता है कि साहब ये पढ़ लो केवल, इससे हो जाएगा, ये बिल्कुल नहीं करना है आप लोग को, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, बिकॉज कि आईसीआई का स्टडी मटेरियल का ईच एंड एवरी लाइन इज इंपॉर्टेंट, किसी भी लाइन से क्वेश्चन बन सकता है। इको और बीसी के आप थोरोली रीड कर लें, रीड भी कर लेंगे तो 4 देखते पता चल जाएगा कि हाँ ये पढ़ा हुआ है हमारा, हाँ ये होगा 4 में से। लेकिन आप जब रीड ही नहीं करेंगे किसी चीज को, तो फिर कैसे पता करेंगे कि 4 में से कौन सा है, तो वहां गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए आपको पूरा रीड करना है, ये आप स्पेशली ध्यान रखेंगे इको और बीसीके में, ठीक है। चलिए इसके बाद में ये इंपॉर्टेंट चीज थी जो मैंने बताई, क्योंकि कई बच्चे कह रहे हैं साहब हमने अंडरलाइन पढ़ लिया, हमने केवल नोट्स पढ़ लिए, वो सब नहीं चलने वाला है। आईसीआई का स्टडी मटेरियल लाइन बाय लाइन पढ़ना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव पेपर है, और कोई सी भी लाइन से, अरे लाइन तो छोड़ो, आप स्टार्टिंग में जो इंट्रोडक्शन आता है ना चैप्टर स्टार्ट होने से पहले, और उसके भी ऊपर कवर पेज आता है, कवर पेज पे भी 4 लाइन लिखी हुई है ना, उनमें से क्वेश्चन आ जाता है। तो अब आप ये समझ लो कवर पेज भी नहीं छोड़ना, तब अब क्या बच गया, कवर पेज भी नहीं छोड़ना तो कुछ भी नहीं छोड़ना, इंट्रोडक्शन भी नहीं छोड़ना, कुछ हर लाइन पढ़ के जाना है। क्लियर हो गया सबको? उसमें कोई मिस्टेक नहीं करें, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। वहां वो जो फ्रंट पे लिखा हुआ था 4 लाइन की, ये इस सन में ये हुआ, कुछ भी लिखा हुआ था उसमें से क्वेश्चन आ गया तो फिर आपका नुकसान हो जाएगा। इसलिए ईच एंड एवरी लाइन पढ़ेंगे आप इको और बीसीके में। चलिए इसके बाद में एक और इंपॉर्टेंट चीज बता दें आपको, कई बार क्या होता है कि वो बच्चे कहते हैं कि हमने पढ़ाई करी लेकिन वो याद नहीं रह रहा, याद नहीं रह रहा, तो उसका देखिए एक तरीका है, आप पढ़ रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, कभी भी उसको मन में क्या नहीं कर रहे आप, रिवाइज नहीं कर रहे, तब ये भूलने की प्रॉब्लम ज्यादा होती है। आप पढ़ लें, पढ़ने के बाद रख दें, फिर उसको मन में घुमाएं कि ये पढ़ा मैंने, ये पॉइंट्स थे, ये बात, फिर वापस फिर आगे की स्टडी करें, फिर आप पढ़ लें, फिर आप उसको मन में थोड़ा सा मनन करें, उस पर थोड़ा चिंतन करें, थोड़ा सोचें, ठीक है, तो आपको क्या होगा, वो रिटेन करेगा। आप कंटिन्यूअसली पढ़ते जाओगे, एक के बाद एक के बाद दूसरा तीसरा चौथा फास्ट पढ़ते जाओगे, तो फिर उससे कैसे आप वो नहीं कर पाओगे, रिटेंशन में दिक्कत आती है। एक चीज ये कि आपको मनन भी करना है, जो आप पढ़ रहे हैं ना उसको माइंड में घुमाना है, माइंड में घुमाने से चीजें पूरी बैठ जाती है एज, और तुरंत जब जरूरत पड़ती है तो वापिस से निकल के भी आ जाती है। इसलिए मन में जरूर से घुमाएंगे, आप जो भी चीज को पढ़ते जा रहे हैं उसको मन में घुमाएं, उस पर मनन करें, उस पर सोचें कि हाँ ये पॉइंट था, ये बात थी, ये चीज थी, ये डेफिनेशन थी, ये सिस्टम था, तो ही आपको वो बैठेगी पूरी तरीके से। अदरवाइज आप रीड कर लिए, फिर आगे का रीड कर लिए, फिर और आगे का रीड कर, कंटिन्यूसली रीड करते जा रहे हैं, तो कंटिन्यूस रीडिंग में फिर वो चीजें उस तरीके से आपके माइंड में नहीं बैठ पाएगी, ठीक है। और थोड़ी बहुत आपको आ भी गई तो फिर जब आप डिलीवर करने लगोगे तो पूरी याद नहीं आएगी। तो ये चीज आप ध्यान में रखें कि मन में आप चीजों को घुमाएं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए लॉ क्या है, एक थ्योरी सब्जेक्ट है और वो याद करने में दिक्कत आती है, तो मैं कहता हूं ऐसे सब्जेक्ट को बार बार रिवाइज करना चाहिए। यदि फैकल्टी आपको मैराथन करा सकती, 7 घंटे में रिवीजन करा सकती है,
तो आप भी तो 7 घंटे 6 घंटे में एक बार पूरा लॉ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। तो आप एक ऐसा सिस्टम बनाइए कि 7 घंटे में 6 घंटे में पूरा रिवाइज करना है। तो आप डेली 2 घंटे दोगे तो 3 दिन में एक बार रिवाइज हो जाएगा, और अभी भी 20 दिन है तो 6 बार रिवाइज हो जाएगा लॉ। तो 6 बार रिवाइज होने का मतलब समझते हैं, आपको एक एक लाइन पूरी याद हो जाएगी। तो इस तरीके से जो रिवाइज जितना करेंगे ना, और जब फैकल्टी मैराथन करा सकती है, जब फैकल्टी रिवीजन करा सकती है, और 6 घंटे में एक एक पॉइंट एक एक चीज बोल बोल के बता के और आपका आगे बढ़ा सकती है, तो बस वैसे ही करना है। तो आपको 6 रिवीजन कर सकते हैं आप लॉ के अभी भी, और उसमें भी केवल केवल डेली 2 घंटे पढ़े तो आप 6 रिवीजन कर सकते हैं। तो आप सोचो 6 रिवीजन अब, यदि अब 6 रिवीजन कर लेंगे तो लॉ याद नहीं होगी क्या? हो जाएगी, ठीक है। और मतलब ये चीज आपको विशेष ध्यान रखनी है कि बार बार रिवीजन करने से ही थ्योरी सब्जेक्ट्स टिप्स पे आते हैं। जब हम नंबर ऑफ रिवीजन कम करते हैं तो थ्योरी सब्जेक्ट टिप्स पे नहीं आते हैं। इसलिए थ्योरी सब्जेक्ट का मैराथन रिवीजन बार बार करो, मैराथन रिवीजन बार बार करो, तो पूरा रट जाएगा आपको, पूरा लाइन लाइन रट जाएगा आपको, ये आपको उसका फायदा होने वाला है, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज और है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है कि जो सब्जेक्ट आपका कमजोर पड़ रहा है, देखिए कमजोर तो हमारे को पता होता है कि इसमें हम होशियार है, इसमें हम कमजोर है, इसमें तो हमारे 95 आ रहे हैं, इसमें है ना जो हमारे 55 आ रहे हैं, वो पता होता है। या किसी में मतलब व्हाटएवर, तो हमें पता होता है कि इसमें हम कमजोर पढ़ रहे हैं और इसमें हम होशियार पढ़ रहे हैं, इसमें तो हम निकल जाएंगे, इसमें तो नंबर हम बढ़िया ले आएंगे, है ना, और जो बाकी है ना वो हमारा पढ़ रही नहीं है बात। तो जो सब्जेक्ट आपके कमजोर पढ़ रहे हैं, जिनमें आप वीक पढ़ रहे हो, उनको आप आइडेंटिफाई करो और उन सब्जेक्ट का टाइम बढ़ा दो, उन सब्जेक्ट को ज्यादा टाइम देना है और डेली टाइम देना है। चाहे आप मॉक दे भी रहे हो ना, तो उन सब्जेक्ट को मत छोड़ देना जिनका, जो आपके कमजोर पढ़ रहे हैं, उनको तो आपको 1.5 घंटा 2 घंटा डेली देना ही है। क्योंकि जिसमें कमजोर पढ़ रहे हैं, यदि उसको हमने छोड़ा तो फिर आप ऐसा समझ लीजिए वो सब्जेक्ट आपको धोखा दे सकता है एग्जाम में। वो पता चला टोटल तो 240 आ गया और उस सब्जेक्ट में 39 आ गए। ऐसी बहुत मार्कशीट देखी है हमने, ठीक है, वो बहुत एक्सीडेंटल मार्कशीटें होती है। तो एक्सीडेंटल मार्कशीटें कई देखी हमने। तो एक्सीडेंटल मार्कशीट नहीं बने हमारी, इसलिए जो कमजोर सब्जेक्ट पढ़ रहा है ना, उस कमजोर सब्जेक्ट को हमको बिल्कुल क्या करना है, उसके पीछे पढ़ के रखना है, ठीक है। आप चाहे लास्ट सीरीज नहीं दो तो चलेगा, लेकिन कमजोर सब्जेक्ट को आपने छोड़ दिया ना तो नहीं चलेगा। मैं बता दूं फिर आपको, कमजोर सब्जेक्ट जो पढ़ रहा है ना आपका, उसके ऊपर गजब का फोकस देना, आपको दिन रात एक कर देनी है ना, इतनी ताकत लगा देनी, जमीन आसमान एक कर देना। मतलब वो सब्जेक्ट के तो आप हाथ पांव मुंह धो के पीछे पड़ जाओ, उसमें तो नंबर लाने हैं आपको। और उसकी एक कैटेगरी ऐसी तैयार करो कि पूरे में से पूरे 70 में 70, 80 में 80, तो वैसे ही निकल जाएगा, ठीक है। तो कमजोर सब्जेक्ट है ना, उसके पीछे बिल्कुल आप पड़ जाएंगे, हाथ पांव धो के पीछे पड़ जाएंगे उसके, क्योंकि वो आपको धोखा दे सकता है। बाकी जो आपके सब्जेक्ट स्ट्रांग है ना, वो ठीक है, उनको आप एक रीजनेबली पढ़ लें, और कमजोर सब्जेक्ट पे आप विशेष ध्यान दें। मॉक आप दे चुके हैं तो आपको पता चल चुका है कि आपकी कमजोरी कहाँ है और कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक जा रहा है, उस पर स्पेशल ध्यान दें, तो आपको वो सब्जेक्ट जो है नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, आप उसको निकाल ले जाओगे, ठीक है। अभी है सफिशिएंट टाइम, 20 दिन है, 20 दिन में आपने पूरा ध्यान दे दिया ना उन सब्जेक्ट्स पे कमजोर पड़ रहे हैं, तो निकल जाएंगे वो सब्जेक्ट भी, ठीक है, वो भी आपको स्कोर अच्छा दे जाएंगे। इसके बाद में हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज और आ गई भाई, बिल्कुल नया टॉपिक जो आपने मान लो पढ़ा ही नहीं अब तक, उसके हाथ नहीं लगाना है। अब तक नहीं पढ़ाना तो अब नहीं पढ़ना है। एक नया टॉपिक पुराने 5 टॉपिक कवर कर लोगे, ठीक है ना, पुराने 5 टॉपिक कवर कर लोगे ना, उतना टाइम लगता है एक नए टॉपिक को पढ़ने में, ठीक है। और उसके बाद में वो टाइम सारा खींच के ले जाता है, तो बाकी रिवीजन नहीं होगा, तो बाकी चैप्टर पे पकड़ कमजोर हो जाएगी। और रिवीजन नहीं होने से पकड़ कमजोर हो जाती है, तो देख लिया होगा ना, जिन्होंने दिवाली की छुट्टी मनाई थी वो लॉ का टेस्ट ही नहीं दे पाए, उनकी हालत खराब हो गई, और दिए तो उन्हें स्कोर नहीं कर पाए। तो वो जहां आपने सिस्टम बिगाड़ा गड़बड़ हो जाती है। तो आप बिल्कुल नई चीज नहीं पढ़ेंगे, जो चीज आपने अब तक हाथ नहीं लगाई ना, उस चीज के अब हाथ लगाने की जरूरत भी नहीं है भाई। बिल्कुल जो नई चीज है वो नहीं पढ़े, नहीं पढ़े, नहीं पढ़े, नुकसान करेगी, फायदा नहीं करेगी। कैसे? मान लो 10 नंबर का पोर्शन छूटा हुआ था आपका, है, अब आप उस 10 नंबर के टॉपिक को कवर करने के चक्कर में 90 को रिवाइज नहीं कर पाओगे। तो उस 10 नंबर में से तो हो सकता है आप 2 3 4 लिया हो, लेकिन उस 90 नंबर में से 20 25 नंबर का नुकसान हो जाएगा। ये बिल्कुल क्लियर थ्योरी है। तो नया टॉपिक जो आपने अब तक टच नहीं करा है उसको, और ये या छोड़ रखा था कि नहीं बाद में करेंगे, अब बाद में नहीं है, वो
छोड़ रखा था और आपको बहुत टाइम हो गया उसको टच किए, बिल्कुल नया है आपके लिए, तो छोड़ दें आप उसको। वो एक नया टॉपिक बहुत नुकसान कर देता है, तो उसके पीछे नहीं पड़े आप, नया टॉपिक नहीं करें, ठीक है। अच्छा, अब मैंने ऑडियो भी डाला था कि 12 घंटे पढ़ने हैं, तो आप ये नहीं सोचे कि सर फाउंडेशन में 12 घंटे पढ़ेंगे तो इंटरमीडिएट फाइनल में कितना, उनमें भी 12 ही पढ़ेंगे, ठीक है, वो सफिशिएंट है। लेकिन मैं आपको बता दूं 20 दिन है, 12 घंटे 240 घंटे होते हैं, इतना ही टाइम है हमारे पास। यदि उसमें हम कम करेंगे, 200 घंटे कर देंगे, 180 घंटे कर देंगे, 150 घंटे कर देंगे, तो उसका नुकसान होगा, ठीक है। इसलिए आपको एडवाइस किया जा रहा है कि 12 घंटे पढ़ो, 12 घंटे पढ़ो, 12 घंटे पढ़ो, क्योंकि 12 घंटे पढ़ने पे आपको जो मजा आएगा, जो सब्जेक्ट पे कॉन्फिडेंस आएगा, जो आपकी पकड़ बनेगी, वो बहुत बढ़िया बनेगी, ठीक है। हाँ, 12 से ज्यादा पढ़ रहे हो, एक आध घंटा तो ठीक है, चलेगा, लेकिन 12 से कम नहीं पढ़ो। मेरी एडवाइस तो क्लियर एडवाइस है, मानना नहीं मानना आपके हाथ में, एडवाइस देना मेरा काम है, ठीक है, लेकिन माननी चाहिए, ठीक है, क्योंकि फायदा होता है। हमारा इतना एक्सपीरियंस है कि हम 98 से हैंडल कर रहे हैं इन चीजों को, तो आप समझिए 1998 में तो आप में से ज्यादातर बच्चे तो हुए नहीं होंगे, तो आप ये समझो कि उस टाइम से हम यदि संभाल रहे तो उतने सालों में एक्सपीरियंस हमें हो गया है कि हाँ इतना घंटे पढ़ ले तो ठीक है, पोजीशन सही हो जाती है, बढ़िया हो जाती है, मतलब अच्छा रिजल्ट देती है। इसके बाद में हाँ, ये हमने देखा स्टडी, मतलब सारे पॉइंट्स जो थे हमने देखे। अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूं लास्ट में एक चीज इंपॉर्टेंट बता देते हैं कि देखिए, हम यदि हमारे माइंड की पावर बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, और सारे स्टूडेंट इंटेलिजेंट है, आप लोग कैसे इंटेलिजेंट है कि पिक्चर दिखाएंगे ना आपको तो 3 घंटे की पिक्चर आपको एक बार में याद हो जाएगी, उसको 5 साल बाद भी पूछेंगे ना तो आपको आप बता दोगे उसमें से, तो ये तो इंटेलिजेंट का ही काम हुआ ना। ये तो काम डफर कर ही नहीं सकता कि एक बार में 3 घंटे की पिक्चर दिखाए उसको याद हो गई, 5 साल बाद भी बता देगा। तो एक्चुअली आप सभी इंटेलिजेंट हैं, ये तो बिल्कुल आप क्लियर रखें आप। अब उस इंटेलिजेंसी का यूज यदि हम पढ़ाई पे कर लेंगे तो आपका फाउंडेशन निकालने से कोई नहीं रोक सकता, आप पूरी ताकत लगा देंगे लास्ट में। हमारे पास में इतनी, हमारे ब्रेन में इतनी पावर होती है, इतनी पावर होती है, इतनी पावर होती है कि हम चाहें पीछे पड़ जाएं तो बिल्कुल हमारी जो बुक्स हैं वो कुछ भी नहीं है, इनसे यदि और भी बढ़ा दी जाए ना तो भी हम याद कर पाए, और बढ़ती है, जैसे इंटर में बढ़ती है तो बच्चे पास होते ही ना, तो ऐसी बात नहीं है, जैसे 4 है तो 8 हो जाते थे, इंटर में बच्चे पास नहीं होते, खूब बच्चे पास होते हैं। तो आप ऐसा समझिए कि हमारे ब्रेन की पावर बहुत होती है। अब आपको 4 ही पेपर दिए हुए हैं, तो आपके ब्रेन की पावर तो ऐसी है कि आप 8 भी निकाल सकते हो, तो इसलिए आप अपनी ब्रेन की पावर, आप में फुल पावर है, आप उसका यूज करें, डे नाइट एफर्ट्स करें, ठीक है। और बिल्कुल मैं बता रहा हूं आपका पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, पॉजिटिव रिजल्ट ही आएगा, आप सब लोग बढ़िया नंबर से पास होंगे, ये बिल्कुल मैं मानता हूं। और मैंने देखा है कि अपने यहाँ से तो बैच के बैच पास होते हुए हमने देखे हैं, पूरे बैच के बैच ही निकल गए, जैसे किसी बैच में 50 बच्चे थे तो पता चला एक दो को छोड़ के 48 निकल गए, कई बार ऐसा हुआ है। तो आप ऐसा समझे कि ऐसा हो सकता है तो फिर तो इसका मतलब कोई मान के चलो कि वास्तव में हो सकता है, वास्तव में यदि ऐसा हो सकता है तो फिर तो पास होना मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो बिल्कुल पॉजिटिव रहें कि हम पास हो जाएंगे, तो पास होने को लेकर संघर्ष कर रहे हैं और बिल्कुल क्लियर रहें कि पास हो जाएंगे, ठीक है। और जो बच्चों के अच्छे मार्क्स आ रहे हैं वो और बढ़िया एफर्ट्स करें, क्योंकि नंबर खूब मिलते हैं, अपने यहाँ के जो पेपर्स होते हैं उतने नंबर आराम से मिल जाते हैं, उससे भी नंबर ज्यादा ही मिल जाते हैं, कम नहीं मिलते हैं। आप एक चीज और नोटिस करें कि अपने यहाँ से नॉर्थ इंडिया में हाईएस्ट सिलेक्शन हो रहे हैं, चाहे फाउंडेशन हो इंटर हो, तो इतने ज्यादा सिलेक्शन क्यों हो रहे हैं? वो इसीलिए हो रहे हैं कि एक सिस्टम बना हुआ है, एक पैटर्न बना हुआ है, एक फैकल्टी टीम है, एक मॉक पेपर का सिस्टम है, एक रिवीजन है, एक मैराथन है, ठीक है। तो सारी चीजें जिस तरीके से डिजाइन करी गई है उसी का ही परिणाम होता है, और आप लोग साथ में मेहनत भी करते हैं, इसमें भी कोई डाउट नहीं है, बहुत मेहनत करते हैं, उसका भी परिणाम होता है, ठीक है। तो ये सिलेक्शन जो हाईएस्ट होते हैं तो वो आप लोग उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, पूरा डे नाइट एफर्ट करते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा इसमें रोल होता है, ठीक है। तो वो आपको करना ही है, क्योंकि आप कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे तो वो कैसे होगा, सिलेक्शंस कैसे होंगे? इसलिए सिलेक्शन होंगे, होंगे, हर बार होते हैं, इस बार भी होंगे। और सिस्टम पे तो आपका फेथ वैसे ही हो जाना चाहिए कि आप ऐसी जगह पढ़ रहे हैं जहां पर कि हाईएस्ट सिलेक्शन होते हैं, तो आपका सिलेक्शन क्यों नहीं होगा? पूरे बैच के बैच पास होते हैं तो आप क्यों नहीं पास होगे? इसलिए सब बच्चे जो भी, जिनको लग रहा है कि बॉर्डर पे मार्क्स हैं या 200 आ रहे हैं या 225 आ रहे हैं, 30 आ रहे हैं कहीं इधर उधर, तो वो या 180 90 आ रहे हैं,
या 150 भी आ रहे हैं 400 में से, तो भी बिल्कुल पॉजिटिव रहें कि पास हो जाएंगे, क्योंकि अभी भी 20 दिन है, ताकत लगाओगे तो निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। सपोर्ट के लिए पूरी टीम मित्तल कॉमर्स क्लासेस की सारी फैकल्टीज तैयार है। 7240001726 पे आप डाल दें, इंडिविजुअल क्लास भी चाहिए लग जाएगी, नहीं लगती है व्हाट्सएप का स्क्रीनशॉट खींच के मेरे को भेजें, मैं तुरंत लगवाऊंगा, इमीडिएट लगवाऊंगा, भेजो तो सही मेरे को स्क्रीनशॉट, ठीक है। इसलिए फैकल्टीज हमने पूरी तैयार कर रखी है, एग्जाम वाले दिन तक हम लोग पूरी टीम साथ खड़ी है। सपोर्ट को लेकर आप नहीं सोचें, आप अपनी पढ़ाई करें, हमारी तरफ से आपको सपोर्ट में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और इंडिविजुअल क्लास बिल्कुल, एक बच्चे के लिए भी क्लास चाहिए तो एक बच्चे के लिए भी क्लास लगेगी, बिल्कुल आप उसको लेके, मतलब बिल्कुल 100% मेरी तरफ से एश्योर्ड रहे। मैं कह रहा हूँ आप भेजो, जो मैंने नंबर बोला 7240001726 पे आप व्हाट्सएप भेजो, आपको अकेले को क्लास चाहिए तो आपके अकेले क्लास लगेगी, नहीं लगती है मेरे को स्क्रीनशॉट भेजो, ठीक है ना। डेफिनेटली मैं आपकी क्लास लगवाऊंगा। तो ये हमारा आज का डिस्कशन था। अब जो भी स्टूडेंट को क्वेश्चन पूछने पूछ लें, 8-10 मिनट का टाइम है, मेरा 6 बजे नेक्स्ट सेशन है, और यदि मैं क्वेश्चंस का सबका जवाब नहीं दे पाता हूं तो फिर उस केस में आप मेरा नंबर सबके पास है ही, आप लोग के पास, आप मेरे को व्हाट्सएप करेंगे, इंडिविजुअली व्हाट्सएप कर देंगे, आई विल रिप्लाई। चलिए देखते हैं अब क्वेश्चंस क्या आ रहे हैं स्टूडेंट्स के। आईसीआई कई बार कुछ अलग ही क्वेश्चन दे देता है, नया क्वेश्चन देता है। बेटा आपके लिए नया नहीं होगा, यदि आईसीआई ने कोई नया क्वेश्चन, यस इंदौरिया ने लिखा है, तो वो आपके लिए नया नहीं होगा, पूरे हिंदुस्तान के लिए नया होगा, पूरे इंडिया के लिए नया होगा। अरे तो पूरे इंडिया के बच्चे करेंगे ना, उससे बढ़िया ही करेंगे हम, डोंट वरी, ठीक है। तो नया क्वेश्चन आ जाए उससे घबराने की जरूरत नहीं है। आप क्या करना, नए क्वेश्चन को पढ़ना, फिर नजर उठा के देखना, तो आपको पता चल जाएगा। वो नहीं आ रहा तो फिर किसी को भी नहीं आ रहा, ठीक है, वो आपको नहीं आ रहा तो किसी को भी नहीं आएगा। तो नया क्वेश्चन का कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मान लो 10 नंबर का नया क्वेश्चन है तो सबके लिए नया है, ठीक है। और किसी से नहीं होगा ना तो फिर किसी से नहीं होगा, तो फिर ये मान लेना पूरे इंडिया का 90 में से स्कोर आने वाला है। कई बार हुआ है ऐसा आईसीआई में कि हाईएस्ट मार्क्स ही इंडिया में 72 गए, एक पेपर ऐसा है। तो 72 पूरे इंडिया में हाईएस्ट गए, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब तो क्लियर ही है ना कि पूरे इंडिया में कोई कर ही नहीं पाया 72 से ऊपर। मतलब 20 नंबर 25 नंबर के क्वेश्चन ऐसे थे कि कोई हाथ ही नहीं लगा पाए, तो कोई नहीं लगा पाए तो क्या फर्क पड़ रहा है, आप भी नहीं लगा पाए तो इसलिए नए आपसे हो जाएगा, और किसी से नहीं हो रहा तो कोई टेंशन की बात नहीं। चलिए इसके बाद में कैटेगरी मीनिंग एबीसी कैटेगरी का हमने वीडियो यूट्यूब पे डाला हुआ है, आज मैंने अपने ऐप पे भी डलवाया है उसको, ठीक है ना। तो वो देख लें आप, एबीसी कैटेगरी है, किसी बच्चे को नहीं पता है तो वो देख लें, ये इन्होंने लिखा है हर्ष अग्रवाल ने। इसके बाद में आयुष लामा ने लिखा है कि लॉ में सबसे पहले क्या अटेंड करें। भाई लॉ में मैं तो ये कहूंगा जो आपको इजी टू टफ अप्रोच है, आपको यदि रिपोर्टिंग अच्छी लगती है तो पहले रिपोर्टिंग सॉल्व करो, और लॉ अच्छी लगती है पहले लॉ करो, और लॉ अच्छा लगता है उसमें भी जो जो क्वेश्चन आपको सबसे इजी आता है वो करो। और पढ़ने में के लिए तो एबीसी कैटेगरी, पहले ए कैटेगरी करो, फिर बी करो, फिर सी करो, वो सिस्टम से आप पढ़ाई करो, और एग्जाम में जो सबसे क्वेश्चन इजी लग रहा है आपको सबसे पहले उसको करो। एक बच्चे ने लिखा है सवाई लाल जोशी, इन्होंने लिखा है कि बाकी सब में तो हो गया, मैथ्स में एक कैटेगरी तैयार कर लो, 5वीं 6वीं क्लास का बच्चा कर सकता है तो आप तो कर ही सकते हो। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, मीन मीडियन मोड, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ऐसे ही आसान 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 चैप्टर है जिसका कोई मतलब क्या बोले, बहुत ही इजी चैप्टर है, उनको कर लो आप। अकाउंट्स में नरेशन के मार्क्स होते हैं क्या, प्रियांशी ने पूछा है, प्रियांशी अटोलिया, अकाउंट्स में नरेशन के मार्क्स होते हैं क्या, इसका आंसर है यस।
जब तक एग्जामिनर आपको नहीं लिख देता है कि विदाउट नरेशन आप जनरल एंट्रीज करिए, तब तो आपको नरेशन नहीं लिखना। लेकिन यदि एग्जामिनर ने कुछ नहीं बोला, नरेशन को लेके एग्जामिनर ने कुछ नहीं बोला, तो आपको नरेशन लिख के आना है। आप नरेशन नहीं लिखेंगे तो नंबर कटेंगे, बिल्कुल कटेंगे। एक नंबर का मान लो, एक एक नंबर की 10 एंट्री पूछी है तो 10 नंबर का है, तो आपने विदाउट नरेशन 10 एंट्री कर दी तो आधा आधा नंबर हर क्वेश्चन में कटेगा और आपको 10 में से 5 ही मिलेंगे। नरेशन लिख के आना है आपको, बिल्कुल लिख के ही आना है। इसके बाद में हर्षित बंसल, हायर द पेपर अटेम्प्ट हायर द चांसेस ऑफ पासिंग द मार्क्स। हाँ ठीक है, जितना पेपर ज्यादा से ज्यादा अटेंड कर सकते हैं करें। ये सब्जेक्टिव में अप्लाई होता है, ऑब्जेक्टिव में मैंने बता दिया आपको 50-50 वाला है तो चांस ले लो, उसके आगे चांस लेने की जरूरत नहीं है। सेक्शन को आउट करने के कोई मार्क्स नहीं होते हैं कि स्टूडेंट ने पूछा उसके मार्क्स होते हैं क्या। चैप्टर 3 बीसी का कैसे पढ़े, उसका टेबल बना लो। एक टेबल बनवाई होगी फैकल्टी ने, नहीं तो बना लो, बनाई बताया उन्होंने, बनवाई थी। तो टेबल होती है ना कि एक साइड में सबके कंपनियों के नाम लिख लो, फिर सीईओ के नाम लिख लो, फिर एस्टेब्लिशमेंट ईयर लिख लो, टेबल बना लो। टेबल को अपने अपने कमरे में चिपका लो, या अपनी अपनी जो स्टडी टेबल होती है उसके नीचे लगा लो। वो आपको हमेशा दिखती रहनी चाहिए। जब भी आप बाहर निकलें एक बार नजर डाल लें, आए वापस नजर डाल लें, तो क्या होगा फिर आपका उसमें ऐसा ऐसा आपके दिमाग में बैठ जाएगी वो, फिर आपके नंबर नहीं कटेंगे, याद आ जाएगा आपको। ये क्या मेमोरी की चीज है। मेमोरी को तो आप जितनी बार देखेंगे, आप टेबल बना के चिपका लें अपनी दीवार के पास में, है नोटिस बोर्ड आपके कमरे में, तो उस पर लगा ले, नहीं कोई दीवार पे लगा ले, कहीं भी लगा ले। आते जाते उसको देखो कैसे नहीं याद होती है। मैं देखता हूँ कैसे याद नहीं होगी, 100% याद होगी आप। नमन अग्रवाल ने लिखा है कि सारे मॉक पेपर ऐप पर अपलोड करवा दो। ठीक है, सारे मॉक पेपर हम लोग ऐप पे डलवा देते हैं, आपको वहां से मॉक पेपर उनके आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, वनडे गैप में क्या पढ़े भाई। वनडे गैप में तो क्या होता है, 1.5 डे मिलता है एक तरीके से, क्योंकि 2 दिन होते हैं बीच में। मतलब जिस दिन आप एग्जाम देके आते हैं, फिर एक दिन पूरा मिलता है और अगला आधा दिन मिलता है, तो आपको 1.5 डे मिलता है। 1.5 डे में तो आपका जो पढ़ा हुआ है उसको रोल ओवर ही किया जा सकता है, उसको रोल ओवर करना है बस। नई चीज तो पढ़ नहीं सकते, पुरानी चीजों को केवल एक बार देख के जाना होता है, उसमें बहुत ज्यादा टाइम हमारे पास नहीं होता है, तो फटाफट से चीजों को करना होता है। हर्षित बंसल ने लिखा है इंटर में 26 बुक है, ये सब बेकार की बातें हैं, कोई 26 बुक नहीं होती है। सब ये क्या है, पता नहीं आपको कौन कौन क्या क्या डराने के लिए क्या लिखता रहता है, ऐसी कोई गलतफहमी नहीं पालनी है। 8 सब्जेक्ट होते हैं, 8 किताब होती है। ठीक है, अब वो किसी में मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 कर दिया तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि किताब बढ़ गई, और तो भी 26 तो किसी हालत में नहीं होगी, ये गलत बताया। ठीक है, आर्यन कुमावत ने लिखा है एमसीसी में फाउंडेशन का पासिंग परसेंटेज क्या रहता है। अरे भाई, जैसे 75% से लेके और 85% के आसपास जाता है, डिपेंड्स कि आईसीआई ने रिजल्ट कैसा दिया है। आईसीआई ने टफ रिजल्ट दिया है तो 75% के आसपास चल जाता है, थोड़ा बेटर रिजल्ट दिया होता है तो 85% के आसपास चला जाता है, तो उस पर डिपेंड करता है। लेकिन फिर भी खूब बच्चे पास होते हैं, कई तो बैच होते हैं पूरे निकल जाते हैं।
चलिए मैं अभी क्या है, टाइम अप हो गया, 6 बजे मेरा दूसरा सेशन है। आपको कोई पूछना है क्वेश्चन तो मेरे को व्हाट्सएप कर दें, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। ओके, ऑल द बेस्ट, सभी को मेरी तरफ से बेस्ट विशेष हैं। आप बहुत अच्छे मार्क्स से फाउंडेशन पास कर लें। ओके बाय।